बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम बाखबर और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, बहुत सारे काम हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने जो इंपोर्ट बिल है वो कम किया, उसके बाद हमने ये भी देखा कि रुपए की कदर जो है वो मुस्तहकम होना शुरू की हुई है और डॉलर की कीमत नीचे आई है। रुपए ने अपनी कदर वापस लेना शुरू की है। इसके अलावा जब हम ये देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो उसकी क्या वजह होती है, आज के प्रोग्राम में हमने ये डिटेल से ज़रा डिस्कस करना है कि इनकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहले तो दो वजूहात होती हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमत क्या चल रही है और दूसरा आपका एक्सचेंज रेट क्या है। ये दोनों एलिमेंट मिलते हैं और फिर इस बात का तयन किया जाता है कि पेट्रोल कितने रुपए में खरीदा जाएगा। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अभी पाकिस्तान के पास जो पेट्रोल मौजूद है वो गुज़िश्ता 2.5 माह से 3 माह पुराना है। अगर आज हम ये करेंगे, नए पेट्रोल का जो हम ठेका है वो देंगे या मंगवाएंगे, तो फिर वो पेट्रोल 2 से 2.5 माह बाद पाकिस्तान आएगा और फिर वो भी देखा जाएगा कि पिछले महीने या 2 महीने या 2.5 महीने पहले जो आलमी मंडी में तेल की कीमत क्या थी या आपके रुपए का एक्सचेंज रेट क्या था। तो यही मामला है जो आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सवाल कुछ इस तरह से होगा को दरपेश मुआशी चैलेंजेस के तनाजुर में हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में इजाफा दुरुस्त इकदाम है या नहीं। आज के हमारे एक्सपर्ट्स, सबसे पहले मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है। हमारे साथ शनीला अमार साहिबा स्काइप पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं ताहिर नईम मलिक साहब, आगा इकरान हारून साहब, जबकि लाहौर स्टूडियो में हम खुशामदीद कहते हैं सज्जाद अनवर साहब को। सबसे पहले हम अपने एक्सपर्ट मुर्तज़ा सोलंकी साहब की जानिब चलते हैं, उनसे जान के पूछते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुकूमत कोई भी ये नहीं चाहती है कि अवाम से वो जो है वो खुशहाली जो है अवाम को ना दें। सब ये चाहते हैं कि अवाम जो है वो खुश रहे। कैसा ये फैसला था मुर्तज़ा साहब, आप इस सवाल का जवाब क्या ऑप्शन में देंगे, हाँ में देंगे या ना में देंगे? देखें, आप सड़क पर किसी भी बंदे से बात करें या जो मोटर सवार हो, जिसकी मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, और उनसे कहें कि जी अचानक कल से हम आपका जो फी लीटर पेट्रोल है वो 6 रुपए महंगा कर रहे हैं, तो कोई भी बंदा खुश नहीं होगा। असल जो बात है वो ये है कि क्या हुकूमत हमारे साथ सच बोल रही है और क्या हुकूमत के पास ये जो अभी जो इजाफा किया गया इसके अलावा और कोई चारा था। ये बुनियादी मामलात हैं। जैसा कि आपने शुरू में इब्तिदाइये में बताया, जी जी, उससे ज़रा लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जब भी आप ये पेट्रोलियम की मसनूआत, चाहे डीज़ल हो या पेट्रोल हो, वो ख़रीदते हैं तो आप जो है वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो है बैंक के ज़रिए खोलते हैं। जब आपके पास पहुंचता है पेट्रोल या डीजल, जी जी, तो जब जहाज से नीचे उतरता है कोई 30 से 60 दिन है मुख्तलिफ बैंक्स के हवाले से कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट उसको रिटायर करना होता है, यानी कि आखिरी जो किस्त है आपको जो पैसे देने हैं, जिस दिन आपका जो लेटर ऑफ क्रेडिट रिटायर होता है उस दिन जो रुपए और डॉलर की जो वैल्यू है उस हिसाब से आप कीमत अदा करते हैं। बिल्कुल। ये उस दिन से नहीं होता जिस दिन आप ऑर्डर देते हैं। जी हाँ। एक तो ये बात ध्यान में रखें। दूसरा, आपने इब्तिदाइये में खुद भी बताया कि हुकूमत के लिए ये लाजिम है कि 20-30 एक महीने का 2 महीने का आप जो ईंधन है वो जखीरा करें। जी, तो जो आपने जखीरा करना है वो तो आपने पहले खरीदा है, उस वक्त जिस कीमत पे खरीदा है वही कीमत आपने, अब ये नहीं हो सकता कि आप 2 रुपए की चीज खरीद करके आप 1 रुपए में बेच दें। अगर आपने 2 रुपए पे खरीदी है तो कम से कम आपको 2 रुपए पर बेचनी होगी ताकि नुकसान ना हो। जी जो IMF का प्रोग्राम है उसके तहत आप सब्सिडी दे नहीं सकते। जी, अगर आप सब्सिडी दे देंगे तो फिर वही हाल होगा IMF प्रोग्राम का, जिसकी वजह से आप दिवालियापन का शिकार होने से बड़ी मुश्किल से बचे हैं। जी तो इस चीज की जरूरत है वो ये है जी, कि जो हमारे हुकूमत के जो एहलकार हैं, वजीर खजाना है और दूसरे जो मुतल्लिका हुकाम हैं, ये बात लोगों को समझाएं जी, कि हुआ क्या है।
मुझे यकीन है कि जिस तरीके से पेट्रोलियम की कीमतें आहिस्ता आ रही हैं तो उसका आगे चलकर उसका लोगों को फायदा भी होगा। जैसे कि पिछली दफा कीमतें कम की गई थी, तो ये चीज जो है वो समझने वाली है कि ये जो लोगों को तो ये लगा ना कि हाँ जी वो दुनिया में ब्रेंट की कीमतें नीचे आ गई तो जी वो अभी तो कम होना चाहिए, ये बढ़ कैसे गया। तो उसकी जो असल जो वजूहात हैं वो ये है, एक कि आप जखीरा करते हैं, जिस कीमत पे आपने खरीदा है उसे कम पर आप नहीं बेच सकते। दूसरा, जिस दिन आपका लेटर ऑफ क्रेडिट रिटायर होता है उस दिन जो डॉलर और रुपए का की जो कीमत है उसके हिसाब से आपको जो है वो चीजें बेचनी होती हैं या खरीदनी होती हैं। ठीक है शनीला साहिबा, आपको क्या लगता है हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में इजाफा दुरुस्त इकदाम या नहीं? देखिए मदीहा, जो गवर्नमेंट होती है ना वो पॉपुलर सियासत इकोनॉमी के ऊपर नहीं कर सकती है। जैसे कि इमरान खान ने की थी, जब उनको नजर आ रहा था कि मेरा इक़्तिदार जा रहा है तो उन्होंने 150 के ऊपर फिक्स करके पेट्रोल को बल्कि 10 रुपए नीचे कम कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो गया और मुल्क डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया था और अप्रैल में इंटरनेशनल बैंकों ने लेटर ऑफ क्रेडिट देने से मना कर दिया था ऑयल की इंपोर्ट के लिए। सही। तो इस हुकूमत ने आके मुश्किल फैसले तो किए। देखें अभी जो आप मुर्तजा सोलंकी साहब बात समझा रहे थे, देखें मई और जून में जो हमने पेट्रोल खरीदा, जब उनकी LC ओपन हुई, जैसे आपका 14 जुलाई को आपका जो डॉलर का रेट था वो था आपका 210 रुपए, लेकिन 27 जुलाई को आपका डॉलर का रेट हो गया 236 रुपए। तो 15 दिन की जब आप डॉलर की एवरेज निकाले तो वो 225 रुपए बनती है। फिर आपका 28 जुलाई को आपका डॉलर का रेट था 241 रुपए, उसके बाद आपका जाके 15 अगस्त को डॉलर का रेट हो गया था आपका 213 रुपए, उसकी जाके एवरेज निकाले 227 रुपए बनती है। तो हुकूमत ने जो 2 महीनों के बाद जब LC ओपन करके उसकी पेमेंट देनी थी तो उन्होंने उसी एक्सचेंज रेट के ऊपर देनी थी ना, कि 225 बन रहा है, 227 रुपए बन रहा है। अब सब्सिडीज उसके ऊपर हम दे नहीं सकते, क्योंकि जैसे इमरान खान ने पिछली दफा पेट्रोल के ऊपर कर दिया था कि सब्सिडीज दी थी, तो IMF ने हमारे साथ जो टॉक्स थे उनको जो थे वो अच्छे इस वजह से मुलतवी होते जा रहे थे कि आप अपने ऑयल से सब्सिडी जो उसको विड्रॉ करें। तो हुकूमत ने ना तो टैक्स लगाया इसके ऊपर, ना लेवी लगाई है, ये एक्चुअल प्राइस है जो उन्होंने अवाम को पास ऑन की है। तो ये बढ़ानी बहुत जरूरी थी। और बात ये होती है कि हमारा जो मीडिया था उसके ऊपर एकदम से एक हाइप क्रिएट हो गई थी कि चूंकि आलमी मंडी में ब्रेंट ऑयल जो है वो $93 के ऊपर आ गया है, हमारा डॉलर जो है वो 213-14 रुपए के ऊपर आ गया, तो हमें अब पेट्रोल जो वो 10 से 15 रुपए कम हो गया। ऐसा नहीं होता है। जो आपका अब चीजें कम हो रही है उसका आपको जो फायदा होगा वो आपको जाके होगा सितंबर में, मिड सितंबर के स्टार्ट में या मिड सितंबर में। और देखिए जो हमने मई और जून में तेल मंगवाया था उसमें से 25% जो हमारा ऑयल था उसकी कम हुई थी। उसकी वजह ये थी कि पेट्रोल की प्राइस 250 पे चली गई थी, तो 25% जो थी ना उसका इस्तेमाल भी कम हुआ था, तो वो रिजर्व भी हमारे पास पड़े थे। लेकिन जैसे आपकी LCs खुलती गई, आपको उस एक्सचेंज रेट के ऊपर जाके वो तेल लेना पड़ा। इंपोर्ट तो कम हुई ऑयल की, लेकिन आपका डॉलर बहुत ऊपर, आपका रुपया बहुत कमजोर हो गया था, डॉलर बहुत ऊपर चला गया था, जिसकी वजह से जो हुकूमत थी इसको पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी पड़ी। ये नागुज़ीर थी और ये करनी पड़ी थी, वरना आपका फिर वही हाल हो जाता जो हमारा अप्रैल में हो रहा था। और अब आप ये देखें कि दुनिया अब ये चीज तो मान ली कि हम डिफॉल्ट से निकल गए हैं। तो ये हुकूमत जो मुश्किल फैसले तो ले रही है, अब बात ये कि ये अवाम को समझा नहीं पा रही है। जिस वक्त मीडिया के अंदर ये स्पेकुलेशन हो रही थी पेट्रोल की, उस वक्त हुकूमत को इंटरवीन करना चाहिए था और अवाम को बताना चाहिए था कि प्लीज अभी आप इसके ऊपर कोई खबरें ना दे, स्पेकुलेशन ना करें, हम आपको बाद में बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है इकरार साहब, शनीला कह रही है कि हुकूमत जो है वो समझा नहीं पा रही है अवाम को कि हो क्या रहा है, और वो जो फैक्टर्स प्रोग्राम के इब्तिदाइया में मैंने बयान किए हैं वो फिर किस तरह से समझा सकते हैं आवाम तक, अपना जो नरेटिव है वो किस तरह से आवाम तक पहुंचाना है। और आपको क्या लगता है ये कीमतें ज़्यादा हुई, गलत इकदाम था या दुरुस्त इकदाम था? देखिए पहली बात तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये मैं इसको एक दुरुस्त कदम समझता हूँ। अच्छा, देख वही बात के पहले जो दोस्तों ने की है कि डेफिनेटली पॉलिटिकली ये फैसला बहुत सख्त है, और जबकि हमें नजर आ रहा है कि एक बाई इलेक्शन और आने वाला है, तो उसकी वजह से आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है, मल्टी पार्टी जो गवर्नमेंट है, अलायंस है, उसकी जो दूसरी दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपना कंसर्न भी शो किया है, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए लास्ट बाई इलेक्शंस के पंजाब के, वो उनको मद्देनजर रखते हुए तो एक खौफ तो है कि क्या फिर ये पेट्रोल की कीमत या महंगाई फिर क्या उस तरह के ही रिजल्ट लेकर आएगी। तो वो तो पॉलिटिकली साइड तो
अगर यही कहती है कि पेट्रोल की कीमत जितनी भी कम की जा सके कर दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ मैं मिफ्ता इस्माइल को रेगुलरली तब से सुनता हूँ जब वो मिनिस्टर नहीं भी थे। आपको याद है कि ये एक घंटे का लेक्चर देते थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनको सुनता हूँ। खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कहा है कि जो उन्होंने एक्सप्लेन किया उसके बाद सब ने उनको सपोर्ट किया। आई एम वेरी क्लियर अबाउट। अच्छा, लेट हिम डू व्हाटएवर ही हैज अ विजन। वो बिल्कुल सही राह पे जा रहे हैं। अच्छा, अब आपने एक बात की कि समझा नहीं पा रही है हुकूमत, तो ये बेसिकली, और आपने आखिर में एक फिक्रा बोला नैरेटिव बिल्डिंग का, नैरेटिव का मसला है। ये किसने करना है? ये हमने करना है, ये आपने करना है, ये हुकूमत ने करना है, ये हुकूमत की मीडिया टीम ने करना है, सोशल मीडिया टीम ने करना है, और कौन करेगा? बात तो सर ये है ना, समझा नहीं पा रही है। तो उसमें मेरा ज़ाती ये ख्याल ये है कि अगर आप लोग कहते हैं कि क्योंकि एक और अपना जो पार्टिसिपेंट है उन्होंने भी यही किया कि कहा कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। सही। मेरा ये ख्याल है कि ओपन डिस्कशन जो हैं फोरम्स के ऊपर होनी चाहिए। थोड़ी सी चीज़ें बदल गई हैं। सही। बात ये है कि ना हम सिर्फ सोशल मीडिया फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने एक डिस्कशंस करवानी होती थी, कॉलेजेस में डिस्कशंस होती थी, मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन डिस्कशंस करते थे, आप उनको ऑन बोर्ड लेते थे, ट्रेड यूनियन को ऑन बोर्ड लेते थे, किसान यूनियन को ऑन बोर्ड लेते थे, आप मजदूर यूनियन को ऑन बोर्ड लेते थे, स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड लेते थे कि ये हमारा मैसेज ट्रिकल डाउन करे नीचे तक। सही। अब हमारा प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमारा ख्याल है कि पूरी दुनिया जो है वो इस मोबाइल के ऊपर है। ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा आज भी जो अपना लोअर स्ट्राटा है उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, उसके पास 4G या 3G भी नहीं है सब टाइम कुछ एरियाज में। हाँ जी। उसका जो ब्रंट फेस करता है तेल की कीमत बढ़ने का, उसको समझाने वाला कौन सा है? कोई भी नहीं है। कुछ पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट है उसमें लोगों को उर्दू भी नहीं पढ़नी आती है। ये आप जेल में प्लीज काइंडली रखिए। हमें इस टेलीफोन के जो डिजाइंड मीडिया मैनेजमेंट है उसे बाहर निकलना पड़ेगा। सही। और हमें लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर। उसके बगैर आप समझा नहीं पाएंगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ आपको। और ये जो अगले इलेक्शंस आ रहे हैं, ये इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये कहते हैं कि तेल की कीमत ज्यादा करना हुकूमत का दुरुस्त कदम है, लेकिन क्यों ज्यादा करना ये बताना हुकूमत का काम है। ठीक है, आगे चलते हैं। ताहिर साहब, आप क्या कहते हैं? अक्टूबर में ये पेशगोई है कि तेल की कीमतें, गैस और बिजली की कीमतें कम होंगी। आप क्या कहते हैं कि अभी तक के लिए ये दुरुस्त कदम या नहीं? ये दुरुस्त कदम है। और आज ये इंकशाफ भी हुआ कि आगा साहब जो हैं वो मिफ्ता इस्माइल साहब के फ़ैन हैं। अच्छा। और बड़े अरसे से उनकी ये सुन रहे हैं सारे लेक्चर। तो ये खुशगवार एक इंकशाफ भी हुआ। दूसरी बात ये देखें, ये सबसे पहले जो बड़ी मैं समझता हूँ बुनियादी गलती है दुनिया के किसी मुल्क में, एक तो कोविड की वजह से और दूसरा यूक्रेन वार की वजह, जो तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव आया, तो दुनिया की तरक्की याफ्ता और मजबूत तरीन मईशतों ने भी पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो कम नहीं की, आलमी मंडी के हिसाब से की, हमने की। वो जो था उसका हमारी इकॉनमी पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। जब अब ये बात है तो IMF के साथ जो पिछली गवर्नमेंट ने डील की है और जो इस गवर्नमेंट ने जिसको रिवाइव किया है, उसके अंदर बुनियादी ये शर्त है कि जो पेट्रोलियम लेवी है और जो फार्मूला है, आप जो कीमत आलमी मंडी में होगी वही कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। ये बात हम खुल के, मैं आगा साहब से एग्री करता हूँ, हमें बतानी चाहिए। और हम अगर ये नहीं करेंगे, इस शराइत को नहीं मानेंगे IMF, तो फिर पाकिस्तान पे क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। अब लोगों को के लिए जो जिंदगी में मुश्किलात आती हैं और उनके लिए बड़ा ये क्विक फिक्स होता है कि आप ब्लेम कर दें हुकूमत को, गालियाँ निकाल लें, अपने कतार से कर लें। लेकिन ये गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि देखें हमारे ये हाथ बंधे हुए हैं और ये चीज़ है। जब दूसरा इसका पहलू ये जो शहनीला ने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया कि कंजम्पशन, जब पेट्रोल पीक पे था 250 रुपये, तो कंजम्पशन कम हुई, अब वो स्टॉक भी है। तीसरा ये हमें इस तरफ डिबेट करनी चाहिए कि दुनिया में बहुत सारे ममालिक इस पे करते हैं कि हम जनरल सब्सिडी देखें। जब पेट्रोल सस्ता होगा तो सरमायादार के लिए, जागीरदार के लिए और अमीर तरीन लोगों के लिए भी होगा। कैसे हम टारगेटेड सब्सिडी दे सकते हैं, इस पे स्टडीज हो चुकी हैं वर्ल्ड बैंक में कि जनरल सब्सिडीज जो है नुकसानदेह हैं। तो टारगेटेड सब्सिडी में जिस तरह इंडिया में है, या एक गवर्नमेंट में तजवीज़ भी थी कि आप रक्शे वाले को
और मोटरसाइकिल वाले को, चंगची वाले को आप एक कार्ड देते हैं और उसको दिन में आप 1 लीटर पेट्रोल दे रहे हैं। सही। आप ज़राअत वाले को सब्सिडाइज देते हैं। आप जर्मनी में मसलन वहाँ ये किया है कि ट्रेन उन्होंने फ्री कर दी, 9 यूरो का पूरे महीने का पास है कि लोग ट्रेन यूज करेंगे तो उससे जो हम फ्यूल इंपोर्ट करेंगे उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, इसकी कॉस्ट, और ट्रेन वहाँ बिजली से चलती है। इसी तरह हमारे मुल्क में जब भी कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शहरों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ तो पॉलिटिकल पार्टीज ने, अपोजिशन जमातों ने इसकी मुखालफत की। मैं मिसाल दूंगा मेट्रो बस प्रोजेक्ट की। आज इस मेट्रो बस प्रोजेक्ट की वजह से लाखों लोग, जिन शहरों में मेट्रो बनी है उनके ऊपर इस पेट्रोल के इजाफे का कोई फर्क नहीं। इस्लामाबाद की बात करूंगा तो 2 नए रूट जो हैं, जो दूर दराज इलाकों में जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वो इस गवर्नमेंट ने शुरू किए। तो मैं समझता हूं कि हमें जहां हमारी बड़ी आबादी रह रही है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, वहां पे अच्छा हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए और ग्रीन सिस्टम बनाना चाहिए। ठीक है ताहिर साहब, आपने जो पॉइंट्स दिए हैं उनमें सरफहरिस्त यही था कि सब्सिडी जरूर होनी चाहिए लेकिन टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए। जैसे कि आपने मिसाल दी कि मोटरसाइकिल और चिंची को सब्सिडी दी जाए तो फिर जो आवाम है वो थोड़ा रिलीफ महसूस करेगी। सज्जाद साहब, इस बारे में आपका क्या कहना है और दुरुस्त कदम या नहीं, आप क्या कहेंगे? देखें, जो अपना मईशत के इस वक्त मजबूरियां हैं पाकिस्तान की, और जो इंटरनेशनली जिस तरह से IMF से मुआदा किया गया है कि जी हम सब्सिडी नहीं देंगे आइंदा पेट्रोल पे, वो अपनी जगह पे सारी बात है। लेकिन जब नैरेटिव बिल्डिंग की बात होती है तो आपने देखा होगा, और सब ने, मेरे शुरका जो हैं वो इसको विटनेस किया होगा, कि पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से एक हवा क्रिएट किया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से कि जनाब बहुत जल्द एक बड़ा पब्लिक को रिलीफ मिलने वाला है और पेट्रोल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। और उसका एक आसान ओवर सिंप्लीफाई उसको किया जा रहा था कि जैसे डॉलर नीचे आ चुका है और इंटरनेशनली तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो गरीब आदमी पे आएगा। लेकिन उसके बाद जब अचानक 7 रुपए कीमत बढ़ा दी गई तो उसको समझाना या बताना या उसको एक्सप्रेस करना, एक्सप्लेन करना, वो सबके लिए मुश्किल हो गया। तो ये बहादुर शाह जफर का एक शेर है ना जी, कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। और ये गवर्नमेंट का हाल है इस वक्त कि वो एक्सप्लेन कर रही है लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि पब्लिक का ये हाल है कि देखें अफरात-ए-ज़ार और महंगाई जो है वो 33-34% से ऊपर चली गई है इस वक्त ना, तो आम आदमी पिस गया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, मेरा ख्याल है कि अगर पेट्रोल में सब्सिडी नहीं दी जा सकती तो कोई कंपनसेशन ज़रूर करनी चाहिए। और मैंने इन्हीं प्रोग्राम्स में कहा था कि जब डॉलर थोड़ा सेटल होगा और रुपया मजबूत होगा तो गवर्नमेंट को, और थोड़ा इंटरनेशनली ऑयल की प्राइसेस कम होंगी तो गवर्नमेंट को रिलीफ देना पड़ेगा। और आपने देखा कि 150-250 यानी कि 249 से जो 230 पे आ गया था पेट्रोल, एक दफा रिलीफ दिया भी गया था। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी गवर्नमेंट को चाहिए एक तो इसको एक्सप्लेन करे सारी सूरत हाल को, और लोगों का जो जीना मुश्किल हुआ है उसको किसी तरह से कंपनसेट करने की भी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने हाँ में जवाब दिया है और साथ ही साथ उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दी हैं कि बहुत ही मजबूरी है अगर की, और वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा चाहते हैं तो फिर उनको सब्सिडी जैसे ऑप्शंस के ऊपर भी गौर करना चाहिए और इसके अलावा उन्हें एक्सप्लेन करने के तरीके भी ढूंढने होंगे कि किस तरह से आवाम को वो एक्सप्लेन करें। दूसरा सेगमेंट नाज़रीन हमारा होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने काफ़ी अफसोसनाक और तेज़ और तुंद बयानात दिए और अनफॉर्चुनेटली ये बयानात जो थे वो पाक अफवाज के ख़िलाफ़ थे और इनका सिलसिला थम नहीं रहा था। बात वहाँ तक पहुँची जब शहबाज गिल ने बहुत ही तेज़ बयान दिया और फिर एक लहर सी चली, एक
हमने ये भी देखा कि पहले उनका जिस्मानी रिमांड आया, फिर एक मरतबा फिर उनका जिस्मानी रिमांड की बात आई और फिर विफाक और सूबा आमने सामने आ गए। उसके बाद ये हुआ कि विफाक जीत गया और शहबाज गिल की जो कस्टडी है वो विफाक के पास आई। पिम्स हॉस्पिटल जो है वो पहुंचाया गया शहबाज गिल को, और वो तमाम तर जो सूरत हाल है वो टेलीविजन स्क्रीन पर आप रोज़ देखते भी हैं। तो इसके ही पेश नज़र हमारा आज का दूसरा जो सवाल होगा वो इस तरह से है कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ इंतशार की सियासत कर रही है या नहीं है। बाज़ बयानात ये भी आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दूरी इख्तियार कर ली है शहबाज गिल के बयान से, लेकिन फिर उसको डिफेंड भी किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। बहुत सारे ट्विटर हैंडल ऐसे हैं जो कि बहुत तेज़ बयानात दे रहे हैं और काफ़ी सहाफ़ियों के खिलाफ ट्रेंड भी चलाया जा रहा है। मुर्तज़ा साहब, स्ट्रेट अवे आपकी जानिब चलेंगे, आप इस सवाल का जवाब ऑप्शन हाँ में देंगे या ना में देंगे? देखें, ये तो बहुत वाज़े है कि पीटीआई शहबाज गिल साहब की हिमायत में तमाम हुदूद पार कर चुकी है। सही। शहबाज गिल पाकिस्तान की तारीख के पहले कैदी नहीं है जिनका चंद दिन का रिमांड हुआ हो। सही। ये 75 साल की जो तारीख है और खुद हालिया जो तारीख है, खुद 4 साल पौने 4 साल जो पीटीआई की के गुजरे हैं, जी जी, उसमें आप देखें कि 6-6 महीने तक और 3-3 महीने तक लोगों के रिमांड रहे हैं, चलते हैं। 1.5 साल लोग जो है वो जेल में बगैर किसी वजह के काट के आए जी। तो वो क्योंकि खान साहब खुद भी अपने आप को अनोखे लाडले समझते हैं, तो उनका ख्याल ये है कि जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो भी एक अनोखा लाडला है जी। तो उसी तरह का वो उनका बर्ताव है। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि अभी तक ऐसी कोई गवाही शहादत नहीं मिली कि शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद हुआ हो। आज तक की जो रिपोर्ट है उसके अंदर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर समाअत भी कर रही है। हमें रश्क करना चाहिए शहबाज गिल पर कि उनकी इतनी सुनवाई हो रही है और इतने इदारे उनका ख्याल कर रहे हैं। काश कि ये तमाम सहूलियात बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी होती, जी जी। लेकिन ऐसा नहीं है। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी वजह है इस पे शोर डालने की वो ये है कि शायद खान साहब ये समझते हैं कि कोई ऐसे सबूत सामने ना आ जाए या वो कोई ऐसे बात ना कर दें शहबाज गिल जिससे खुद खान साहब और उनके जो करीबी लोग हैं उनके गिर्द घेरा तंग हो। इसीलिए ये सारा जो शोर है वो डाला जा रहा है, वरना इसमें इस फसाने में कोई हकीकत नहीं। ठीक है। शलीला साहिबा, आई नो कि आप होल्ड किए हुए हैं ये टॉपिक के ऊपर, आपके पास बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन शहबाज गिल साहब के हवाले से पिम्स इंतज़ामिया ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें उनका जो बीपी है वो 70 से 120 है, सैचुरेशन उनकी 97 है और स्टेबल उनकी तबीयत बताई जा रही है मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सोशल मीडिया पर हंगामा किया जा रहा है कि तशद्दुद हुआ है और दिल पे बहुत ज़्यादा मारा गया है जिसकी वजह से उन्हें सांस नहीं आ रहा, तो ये इंतशार की सियासत कहाँ लेकर जाएगी? आप सवाल का जवाब हाँ में देंगी या ना में देंगी? देखिए मदीहा, जो पीटीआई है ना वो शहबाज गिल के ऊपर मुनाफिकाना सियासत कर रही है। देखिए आपके सेनेटर जावेद हैं, वो सेनेट में खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि जी शहबाज गिल ने गलत किया, उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था, अपने आप को उस बयान से को डिसऑन कर देते हैं। इमरान खान साहब प्रिया दरीस को इंटरव्यू देते तो वो भी कहते कि नहीं शहबाज गिल को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, इसमें वाकई ऐसी बात है कि बगावत पे उकसा रहे थे। असद उमर हो गए, फवाद चौधरी हो गए, परवेज इलाही जो पंजाब के वजीर आला हैं जो कल मजबूर हो गए थे इमरान खान की वजह से और उन्होंने वफाक और पंजाब को आमने सामने कर दिया। उन्होंने भी कहा कि जब शहबाज गिल ने बयान दिया तो मैंने उसको डांटा। एक तरफ आप ये बात करते हैं और दूसरी तरफ आप जाके इल्जामात के ऊपर पड़ जाते हैं कि शहबाज गिल पे तशद्दुद किया गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस थे, कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने कहा है कि जी शहबाज गिल का जब तक जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया था तब तक उनको सांस का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और फिर उन्होंने डाला इंतजामिया की सरजनिश की है कि आपने इतनी देर से उनको हवाले क्यों किया इस्लामाबाद पुलिस।
का ये भी कहना है कि तशद्दुद जिन्होंने किया होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन अगर तशद्दुद का झूठा इल्जाम लगाया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सही सही। देखिए अभी तक जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें कहीं पे भी तशद्दुद के बारे में कहीं पे भी आपको कोई सबूत नहीं मिल रहा। ये पीटीआई वालों की तरफ से बयान जारी किए जा रहे हैं। कभी इमरान खान साहब कह देते हैं कि उनको नंगा करके मारा गया है, कभी कोई और कह देते हैं उनको जो सांस का प्रॉब्लम है वो उसके बारे में मेडिकल रिपोर्ट कह रहे हैं वो तो उनको बचपन से प्रॉब्लम है ये वाला। सही। ठीक है, उनकी सैचुरेशन 97 98 है। भाई मैं अगर अपनी इस वक्त चेक करूं तो मेरा ख्याल में मेरी 94 95 होगी। कोई अच्छी उनकी सैचुरेशन है, लेकिन चूंकि इन्होंने सियासत करनी है और इनके पास इस वक्त शहबाज गिल के ऊपर कहने के लिए और कुछ नहीं। एक तरफ तो आप उनको डिसोन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको समझ नहीं आ रही कि उनका दिफा किस तरह करना है, तो आप उसके लिए तशद्दुद के इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि सबको ये बात मालूम है कि अगर शहबाज गिल ने इन्वेस्टिगेशन के दरमियान कुछ बोला तो उसके ताने बाने जाके बनी गाला से मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट का बयान जो वो बैठ के बोलते रहे हैं और एक रिटर्न स्क्रिप्ट उनको दिया गया था। शहबाज गिल की तो वो आदत ही नहीं इतनी अच्छी जुबान बोलने की, तो वो जो बोला गया है सारा वो कहीं से उनको फीड किया गया था ना कि एकदम से ब्रेकिंग हुई, उसमें वो बैठ के वो बोल रहे हैं और फिर उसको बगावत पे मादा करे। शायद ये हॉस्पिटल ले जाके कुछ उनको ऐसा समझाना चाह रहे होंगे कि भाई प्लीज अपनी जुबान बंद रखना, ये कुछ अरसे का है, हम किसी ना किसी तरह इसको मैनेज कर लेंगे। क्योंकि जुडिशियल रिमांड की वो इसलिए डिमांड करें कि फिर वो पंजाब के अंडर आ जाएंगे। और इंतशार की सियासत देखें कि हमने पहले भी कहा था कि अगर परवेज इलाही जो है वो इमरान खान के कहने पे चलते रहेंगे तो वफाक और पंजाब के दरमियान हमेशा इंतशार और कश्मकश रहेगा। सही। और कल ये बड़ा वाज़ेह नजर आया कि जब तक रेंजर्स वहां पे नहीं गई तो अडियाला जेल वाले जो थे शहबाज गिल को हैंड ओवर नहीं करते इस्लामाबाद पुलिस के, जबकि बड़ा क्लियर फैसला आ चुका हुआ था अदालत। सही। अगर परवेज इलाही ने अपनी सियासत बचानी है तो उनको आइन और कानून के मुताबिक चलना होगा। और अगर वो इमरान खान के कहने पे चलेंगे तो फिर ये इंतशार की जो पॉलिसी इमरान खान की है तो वो ये चलती रहेगी। और ये मामला हमने देखे हैं जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने जब इनकार कर दिया, जी जी जी, आगे भी हमें नजर आएगा कि और बहुत से अफसरान हैं वो गैर कानूनी मामलात को मानते हुए इनकार करेंगे, तो उनकी भी तबादले होते रहेंगे और वफाक और पंजाब के दरमियान भी कश्मकश रहेगी। और मुझे लगता है कि परवेज इलाही, ठीक है, ये भी अनफॉर्चुनेट चीज हुई है इकरार साहब। एक तो सेनेटर फैसल जावेद ने हाउस ऑफ द फ्लोर पे खड़े होकर अपने आप को उनके बयान से अलग कर दिया है। और उससे कबल भी हम देख रहे हैं इमरान खान साहब ने भी इंटरव्यू दिया और फिर बहुत सारे दीगर ट्वीट्स भी सामने आए हैं। अलग करने के बावजूद भी इंतशार फैलाना, आपको क्या लगता है, सवाल का जवाब कैसे देंगे आप? देखिए जी, ये पीटीआई की स्ट्रेटजी है। पहली तो बात है कि पीटीआई की सियासत तो मेरे ख्याल में इंतशार के अलावा अगर कोई उसका कोई फेस आपको कभी कोई मिलेगा तो आप मुझसे ज़रा शेयर कर लीजिएगा। उसकी जो सियासत बेस ही इसी पे करती है, इंतशार फैलाने पे। सही सही। दूसरी बात यह है कि उनकी ये स्ट्रेटजी है और वो स्ट्रेटजी में बहुत कामयाब है। सही। कि इमरान खान ने या जावेद ने अपने आप को बेल आउट कर लिया कि हम पकड़े ना जाएं जी, लेकिन जो एक पकड़ा गया बस उसी को पकड़ा रहने दें। अच्छा। और बाकी इमरान खान की मेरे पास एक 5 मिनट की वीडियो है, अगर कभी वक्त बोले आप देख लीजिएगा। अच्छा। कि जितनी बातें की हैं शब्बीर गिल ने वो इमरान खान ने 5 मिनट में उस वीडियो में की हुई है। अच्छा। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी है। हम पता है हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। हाँ। कि जी इमरान खान ने तो अपना ये कह दिया, हाँ। फैसल जावेद ने ये कह दिया और फिर वो उसके पीछे जा रहे हैं। हाँ। उनकी लीगल टीम 24/7 जो है वो शहबाज गिल को सपोर्ट दे रही है। और जितने भी लैकूनास हमारे सीआरपीसी में क्रिमिनल अपना कोड में है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आज वो हॉस्पिटल में है, वो किसी और की हिरासत में नहीं है। ये चीजें चलती रहेंगी। इसीलिए मेरा जाती ख्याल ये था कि ये सिविल जो अपना प्रोसेस है उससे अपनी सजा नहीं पा पाएगा। अच्छा। ये मैंने एक दफा पहले जिक्र भी किया था, कुछ लोगों को शायद अच्छा भी नहीं लगा था। अच्छा। सिविल सिस्टम में से निकल आएगा। ठीक है। और एक दफा फिर हम देखेंगे कि रियासत को इदारों को दीवार पे लगाने वाले फिर उसी तरह बाहर फिर रहे होंगे। हमारे सामने एक और भी मिसाल है, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। चलें, ठीक है ताहिर साहब, आप ये बताइएगा कि आप क्या ऑप्शन लेंगे, हाँ या ना की, और जरा अपनी दूरअंदेशी का इस्तेमाल करते हुए ये भी बताइए, आई रियली वांट टू नो कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये मामला अब कहाँ जाएगा? देखिए, इसमें अभी तक जो बात एक तो ये है कि उनकी जो गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है उस पर नोटिस लिया गया। हाँ। और इसमें अच्छी बात ये मुझे लगी कि तहरीक इंसाफ ने डिस्टेंस कर ली। अच्छा। और उसकी डिस्टेंस किया, आपको लगता है? जी, इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया एक प्राइवेट निजी चैनल पे,
और जो उनकी सेकंड ईयर लीडरशिप है, उन्होंने सेनेट से लेके जिस तकरीर का आप हवाला दे रहे हैं और बयानात भी इशू किए हैं, और उनकी पेशी पे भी उनके वकील के अलावा कोई काबिल कदर, यानी इस्लामाबाद से 4 MLA PTI के जीते हैं, वहाँ पे नहीं गए, जेल में नहीं गए, लेकिन वो हमदर्दी का फैक्टर जो है इसको कैश करा रहे हैं कि उनके साथ ये हो गया, क्योंकि हर सियासी बंदा यही करता है। जी। अब उनकी जो कोशिश थी, एक तो इस केस में मैं समझता हूँ कि पुलिस की भी नायाली है कि जब उन्होंने अरेस्ट किया तो उस वक्त उनका डमी फ़ोन उनके साथ लेके उन्होंने कहा हो गया, और ड्राइवर और गाड़ी की तलाशी भी नहीं दी। सही। बाद में ड्राइवर भी मफरूर, ड्राइवर का हो जाना, ये पुलिस की ये इसमें गफलत थी। उसके बाद रिमांड जो गवर्नमेंट को कम मिला, उसके बाद उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ा, तो रिमांड में उसमें पंजाब पुलिस उनको, क्योंकि इस्लामाबाद में जेल है नहीं, तो पिंडी ले गई। वहाँ जब ये था कि उनको जो पिंडी में हॉस्पिटल है पंजाब गवर्नमेंट का राजा बाजार में, वहाँ एडमिट करने के लिए मेडिकल बोर्ड ने रिकमेंड किया, बिल आखिर वो इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में है, तो रिमांड में वो पुलिस के पास तो नहीं आ सके। और दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि देखिए, ये जो जब डिस्टेंस आपने कर लिया और करना भी चाहिए, और जो कैंपेन हेलीकॉप्टर के हमारे जो शहीद हुए आला अफसरान आर्मी के, उसके खिलाफ, और आर्मी के खिलाफ एक उकसाने की बगावत की जो तरगीब दे रहे, इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। और इस हौसला शिकनी के लिए यही है कि इसके ऊपर जो, जिस तरह आगा साहब ने कहा, हमारे जो लूप होल्स इतने हैं कि वो चार्जेस इस्टेब्लिश करने में ही टाइम लग जाएंगे। तो इस केस को आप इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए कि सियासी नोयत का केस है या हुकूमत ने उनको इंतकाम कर, इसमें मेरिट में जो उन्होंने ये बात की है, ये एक ट्रेंड भी सेट करेगा। इस केस पे अगर हम कोई संजीदा पेशरफ्त नहीं करते तो फिर इसका मतलब है कि कोई भी उठ के इसके ऊपर कर देगा। देखें, जहाँ तक तनकीद है, सब तनकीद करते हैं, लेकिन बगावत पे उकसाना और जो तनकीद करना तामीरी चीज, वो अलग चीज है। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा। और दूसरा, सबसे तीसरा जो मुझे ट्रेंड अजीब नजर आ रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे फोन किया है कि तोसा में, मंगरोटा में, राजनपुर में, डीजी खान में सैलाब में लोग डूब रहे हैं, और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास ये वक्त है कि वो गुजरात को डिवीजन बना रहे हैं, वो शहबाज गिल के जितनी हिदायत जारी कर रहे हैं पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को, उनको इस सारे चीफ सेक्रेटरी को और इन लोगों को, कमिश्नर को, इन अजला में जाना चाहिए, खुद भी जाना चाहिए कि वहाँ उनको, पहली तो बात यह है कि जो बुज़दार साहब की वहाँ गवर्नेंस रही है वो सारी वहाँ एक्सपोज हो गई, अब उनके सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं उनकी, इसलिए इसमें, और नंबर 1 इशू मीडिया के लिए ये बना हुआ है, जो हजारों लाखों लोग इस सैलाब का शिकार हैं जनूबी पंजाब में, उनको हम फोकस ही नहीं दे पा रहे। ठीक है ताहिर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो फोकस का पॉइंट होना चाहिए वो सैलाब ज़दगान और सैलाब ज़दा इलाके होने चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो फोकस से हट के शहबाज गिल को मेन फोकस बनाकर उसके ऊपर सियासत कर रही है, ये आपने कहा है। सजाद साहब, आपकी जानिब चलेंगे, ऑप्शन हाँ लेंगे या ऑप्शन ना लेंगे? जी, यकीनन पीटीआई का हमेशा एक डिस्ट्रक्टिव नैरेटिव रहा है। अनफॉर्चुनेटली वो खा डेमोक्रेसी की बात हो, खा इंस्टीट्यूशंस की बात हो, खा इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जुडिशरी की बात हो, जहाँ जहाँ से भी उनको कोई दिक्कत पेश आती है तो वो उसके बारे में एक बड़ा तबाहकुन नैरेटिव लेकर सामने आते हैं। और शहबाज गिल साहब ने जो कहा है, क्या ये सारी गुफ्तगू ठीक कहा आगा इकरार साहब ने, इससे मिलती जुलती गुफ्तगू जो है वो इमरान खान साहब भी करते रहे हैं, लेकिन हमारा एक अलमिया ये भी रहा है कि सेकंड टियर, थर्ड टियर के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, सियासी जमातें भी उनसे डिस्टेंस कर लेती हैं, लेकिन वो जो कंट्रडिक्शन होता है, कोर कंट्रडिक्शन होता है, वो तो वहीं खड़ा रहता है, वो उसको कोई ब्रेज नहीं करता, और वक्त गुजर जाता है, फिर कोई ना कोई नया करैक्टर सामने आ जाता है। एक तो सिविल मिलिट्री जो तजादात हैं पाकिस्तान के, वो उनको वन फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वन फॉर ऑल जो है वो डिसाइड करने की ज़रूरत है हमें, और तभी हम एक रेड लाइंस और ग्रे लाइंस इनका डिसीजन कर सकेंगे कि कहाँ कहाँ तक बात हो सकती है और कहाँ तक बात नहीं हो सकती।
तो शहबाज गिल बेसिकली जिस तरीके से सियासतदानों की पगड़ियाँ उछालता रहा और जिस तरह ख़वातीन के बारे में, ख़वातीन जर्नलिस्ट के बारे में और ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ के बारे में, बिलावल भुट्टो के बारे में जिस तरह के डेरोगेटरी जो अल्फाज इस्तेमाल करता रहा, जिस तरह की गुफ्तगू करता रहा, उससे तो कोई हम कोई एक अक्लमंदी की और दानिशमंदी की मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। और मेरा ख्याल है कि ये जो कहते हैं ना कि उसका कसूर कोई नहीं था, ये जो जिस शिकंजे में इस वक्त शहबाज गिल आया है, हो सकता है कि इधर से छूट जाए, लेकिन इसके साथ जो ये बीत रहा है टाइम इस वक्त का, ये वो कुदरत का इंतकाम है। जिस तरीके से ये लोगों के बारे में बदतमीजी का इसका एक लहजा था और जिस तरीके से ये हर आदमी को हेड ऑन लेता था, इवन टेलीविजन चैनल्स पे उसकी आवाज़ को रोक के बीप चला दी जाती थी। ये गैर पार्लिमानी गुफ्तगू करता था, गैर शाइस्ता गुफ्तगू करता था और लोगों के बारे में इंतहाई गलीज अंदाज में बात करता था। तो मेरा ख्याल उसको ये सजा भुगतनी पड़ेगी। और पीटीआई का भी और आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इंतशार की सियासत जो है वो कर रही है। अगले सेगमेंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अब FIA जो है वो एक तहकीकाती टीम तश्कील देता है और वो तहकीकाती टीम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को ख़त लिखती है और वो कहती है कि जो पार्टी अकाउंट्स खोले गए थे और जिन ओहदेदारान के नाम पे ये अकाउंट्स खोले गए थे उनकी तफसीलात FIA तहकीकाती टीम को जमा करवा दें। उसके जवाब में इमरान खान साहब जो है वो इश्तियाल में आते हैं और कहते हैं कि ये ख़त वापस ले लिया जाए वरना वो अदालत का रुख करेंगे। यहाँ पे नुक्ता एतराज़ क्या है? नुक्ता एतराज़ ये है कि इमरान खान साहब मदीना की रियासत और हज़रत उमर फ़ारूक की मिसालें देते हैं और वो हर वक्त ये कहते थे कि एहतसाब के लिए तैयार होना चाहिए वो शख्स को जो कि कुर्सी पर या इक़्तिदार पर बैठा होता है, लेकिन जब एहतसाब की बारी आती है तो वो एक कदम पीछे ले लेते हैं। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी है हमारा आज का सवाल ये है कि इमरान खान का FIA को जवाब देने से इनकार, रियासत मदीना की बात करने वाले इमरान खान अपने आप को इदारों से ऊपर समझते हैं या नहीं? मुर्तज़ा साहब सवाल का जवाब हाँ में देंगे। देखिए जी, वो अपने आप को हर तरह के आइन, कानून, रस्म व रिवाज उससे बालातर समझते हैं अपने आप को। वो जो पहले भी हमने कहा ना कि जो उनको अनोखा लाडला का जो एक लक़ब मिला वो ऐसे खामखा नहीं मिला। सही। अब आप ये देखें कि अभी आपने जिक्र किया कि किस तरीके से वो रियासत मदीना की बात करते हैं, हर जगह जो है वो अपने आप को वो तस्वीर लेके खड़े होते हैं और ऐसा तासुर देते हैं कि उनसे ज़्यादा पाक दामन और परहेजगार और मुत्तकी और कोई शख्स है ही नहीं। लेकिन आपने जिस तरह से हज़रत उमर की मिसाल दी तो उनके हवाले से तो मशहूर ये है कि उनके बेटे ने से उन्होंने कुछ कपड़े लेकर और कमीज बनवाई तो किसी बंदे ने एतराज किया कि ये आपकी कमीज लंबी क्यों है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने बेटे से ली। जब इमरान खान से पाकिस्तान के एक सहाफ़ी, मेरे ख्याल में अबरार नाम है उनका, उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन में जब ये दरख्वास्त की कि इमरान खान बताएं कि उन्होंने तोशा खाना से क्या क्या तोहफ़ लिए और कितने पैसे दिए, तो उनकी हुकूमत ने राइट टू इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया कि हम आपको कोई मालूमात नहीं देंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये एक नेशनल सीक्रेट है। मिसालें कौन सी देते हैं और ख़ुद किस तरह से अमल करते हैं। आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बात आई जब इन्होंने चैलेंज किया है कि जी इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है जिसमें ममनुआ फंडिंग और गैर मुल्की फंडिंग साबित हो चुकी है, वहाँ पर चीफ जस्टिस जो है, एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब, उनके हवाले से ये बात रिपोर्ट हुई है। उन्होंने कहा कि अगर हम इस पूरे रिपोर्ट को मुस्तरद भी कर दें तब भी FIA को ये अख्तियार है कि वो तफ्तीश करे। सही। तफ्तीश करने का मतलब ये नहीं है कि आप मुजरिम साबित हो गए। सही। खान साहब करें कि आपको तफ्तीश करने का अख्तियार नहीं है। सही। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल अख्तियार है। तो ये सारी मिसालें क्या साबित करती हैं कि वो अपने आप को आइन, कानून, हर चीज से बाहर समझते हैं। सही। वो समझते हैं कि वो खुद कानून है और जो उनके खिलाफ है वो कानून के खिलाफ है।
ठीक है। शिलेश साहिबा, अभी आपने एक मिसाल सुनी है जो कि सोलंकी साहब ने दी है, नोबडी इज अबव द लॉ। तो हजरत उमर फारूक जो चूंकि दराज कद थे तो एक चादर से उनका जिस्म कवर नहीं हुआ, तो उनके बेटे ने उनको दूसरी चादर ऑफर की और वो दोनों चादरें जोड़कर जब उनको दी गई तो फिर उनका जिस्म पूरा कवर हुआ था। तो वो भी अबव द लॉ नहीं थे। किसी ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि दो चादरें उनके पास कैसे आई। तो कोई भी अबव द लॉ नहीं है। सवाल का जवाब आप कैसे देंगी? देखिए, कानून से बालातर किसी को होना भी नहीं चाहिए, लेकिन वही बात कि इमरान साहब जो कि लाडले रहे हैं, उनको हमेशा से सपोर्ट रही है, तो वो उनको आदत पड़ गई उस लाडलेपन की, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनसे कोई सवाल करे। उस वजीर आजम से जो कि हमें मिसालें हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की देते हैं, जिनको सादिक अमीन का लक़ब दिया गया, आज जब उनसे पूछा जा रहा है कि रसीदें निकालें, जो दूसरों को कहते होते थे कि रसीदें निकालें, तो खुद भाग रहे हैं कोर्ट की तरफ और कोर्ट के पीछे छुपने की कोशिश करें। देखिए, नवाज शरीफ साहब का जब पानामा का केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने जीआईटी बनाई थी, तो उन्होंने पूरे खानदान के साथ उस जीआईटी के आगे पेशियां भुगती थी। लोगों से इमरान साहब नस्लों का जो हिसाब मांगते हैं और खुद वो अपना हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, एफआईए क्या है, आपके पास अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं तो एफआईए से क्यों भाग रहे हैं? यहाँ पे तो आपने लोगों को जेलों में 10-10 महीने, और हमजा शबासी 3 साल जेल में रहे, मरियम नवाज 12 महीने जेल में रही है, नवाज शरीफ 1 साल पूरा जेल में रहे हैं, शबाज शरीफ सब रहे हैं ना। किस वजह से? इल्जामात के ऊपर। आपसे तो अभी सिर्फ जवाबदेही हो रही है ना कि आप बता दें। अब जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया ना कि जी ममनुआ फंडिंग हुई है, 1 अरब के करीब ऐसी फंडिंग हुई है कि जिसके सोर्सेज नहीं पता। तो एफआईए आपसे क्या पूछ रही कि जी आप हमें अपने अकाउंट का हिसाब दे दें कि आपने 1996 से अब तक कौन से नेशनल इंटरनेशनल अकाउंट्स खोले हैं, कहां से आपको फंडिंग। आप खुद कहते हैं ना कि भाई हमारे अलावा कोई सियासी पार्टी है नहीं कि जिसने सारा हिसाब किताब दिया। तो जब आपने दिया हुआ है तो आपको डर किस चीज का? आपने वही हिसाब किताब एफआईए के सामने रख देना है। ठीक। मसला ये है बेकायदगी है उसके अंदर, बेज़ाब्तगी है, इसीलिए आप कोर्ट्स के पीछे छुप रहे हैं। जिस भी लीडरान को एफआईए का नोटिस मिलता है वो फौरन कोर्ट्स के पास स्टे लेने चला जाता है। अभी आज ही एक रिपोर्ट आई है कि बीआरटी में भी 50 अरब की बेज़ाब्तगी है, उसके ऊपर भी इन्होंने स्टे लिया हुआ है। सर मसला ये कि ये जो दूसरों के ऊपर करप्ट, ठीक है, आप कह रही हैं कि एहतसाब से डरे नहीं, एहतसाब के लिए सामने आए और डट के खड़े हों। इकरार साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि अभी लास्ट बात नशीना ने बीआरटी की है। बीआरटी का केस कब से पड़ा हुआ है, और उसके अलावा बालम जब्बा वाला केस पड़ा रहा। जी हाँ। अगर वो ये समझता है कि वो लाडला है और वो अबव द लॉ है, तो वो गलत कैसे समझता है? जी। क्या आज तक किसी का हाथ उसके ऊपर आया है? जी। तमाम चीजें होने के बावजूद। हाँ जी। मुझे एक बात बताइए कि मैं बार बार ये कहूँगा कि जो केस है अपना ये यूनिवर्सिटी वाला, जेलम की यूनिवर्सिटी वाला, अलकादर यूनिवर्सिटी वाला, वो खत्म हो गया, अखबारात से निकल गया, मीडिया से। वो एक फिट केस था कि एक आदमी ने, जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, अपने घर के एड्रेस के ऊपर खुद एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का खुद वो चेयरमैन बना था, सही या अपना ट्रस्टी बना था। केस खत्म हो गया, अखबारात में कहाँ मिल रहा है आजकल, टीवी में भी बात नहीं हो रही है। सही जनाब, ये मानना पड़ेगा। वो अगर ये समझता है कि वो अबव द लॉ है तो वो सही समझता है। इसी शहर में, इसी बिल्डिंग में जिसमें मैं बैठा हुआ हूं, जब हमला किया गया उसके बाद उसकी हुकूमत नहीं थी अगले तकरीबन 4 साल। किसी ने उस पर हाथ डाला? ठीक है। एक दिन वो जेल में गया? एक दिन, 1 घंटा किसी जुडिशियल में गया? नहीं गया। सही है। तो अगर वो समझता है कि वो अबव द लॉ है तो बुरी बात कौन सी है? ठीक है। हमारे सिस्टम को बताना चाहिए कि वो अबव द लॉ नहीं हो तुम। सिस्टम चुप है। सही है। सिस्टम में से कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। और आखिरी बात करूंगा, स्ट्रॉन्ग उसकी जो टीम है ना, अपना लीगल टीम, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो जितने भी लेकूनाज हैं हमारे सिस्टम के, वो लेकर सामने आ जाती है। उसका हाँ, जिस दिन सिस्टम उस तक पहुंचा, फिर वो अगर ये सोचेगा कि मैं अबव द लॉ हूं तो गलत सोचेगा। आज तक वो दुरुस्त सोचता है। ठीक है। ताहिर साहब, इकरार साहब ये कह रहे हैं कि उनकी लीगल टीम हमारे सिस्टम से ज्यादा मजबूत है। देखिए, एक तो बात यह कि किसी की लीगल टीम मजबूत हो या नहीं हो, इस बुनियाद पे तो आप किसी बासर शख्स पे केस बनाएंगे तो वो करोड़ों रुपए फीस दे के एक महंगा वकील कर लेगा। सही। हम इमरान खान साहब हैं, ये सारे हैं, इस बात पे इत्तफाक है कि कौमों का मुस्तकबिल इदारों से वाबस्ता है।
तो जब हम ये बात करते हैं इदारों की, तो जब इदारे मजबूत होते हैं तो वो कैसे मजबूत हो, वो ऐसे मजबूत होते हैं। रूल ऑफ लॉ का टेस्ट केस ये है कि वो माशरे के ताकतवर तरीन लोगों के ऊपर अपने कानून का नफाज करने की अहलियत रखता हो। कमज़ोर आदमी को तो नाके पे रोक लिया जाता है, उसे हेलमेट अगर नहीं उसने पहनी तो थाने में उसका मोटरसाइकिल बंद कर दिया जाता है। तो ये लोग जो हैं जो ये कहते हैं कि हम वहाँ पेश नहीं होते, तो या तो आपने मजबूत इदारे छोड़े हैं जो चंद महीने में वो इदारे रहे ही नहीं हैं। तो एक्सेप्शंस फ्रॉम लॉ जो है, ये बात हमारी मिडिल क्लास और हमारी क़यादत जो इस वक्त करप्शन का शोर मचा रही है, जब इन पे रूल ऑफ लॉ की बात होती है तो ये एक्सेप्शन ड्रा करते हैं। यानी मैं एक इस मुल्क में मिडिल क्लास बंदा मेरिट की बात करेगा, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो नौकरी बगैर मेरिट के चाहेगा, सिफारिश की। वो टैक्स नेट से लेके इस मुल्क में ट्रेडर से लेके वकील, डॉक्टर और मेरे जैसा प्रोफेसर भी वो टैक्स नेट में आना ही नहीं चाहता। तो ये इमरान खान साहब की अलमिया यही है। क्योंकि वक्त की कमी है। सज्जाद साहब, आपका जवाब हाँ में होगा या ना में? जी बिल्कुल, मेरा जवाब भी हाँ में होगा। मदीहा, आज थ्रू आउट सारे प्रोग्राम में ना ऑडियो का बड़ा डिस्टॉर्शन रहा, जिसकी वजह से मैं अपने पैनलिस्ट को भी अच्छी तरह नहीं सुन पाया। और मैं भी खुद भी फोकस होकर बात नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन था। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब का जो मामला है ना, वो ठीक एक लाडले का स्टाइल है उनका थ्रू आउट। वो जब भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, आपने देखा नहीं है कि कितनी दफ़ा उन्होंने स्टे लिया था और कितनी दफ़ा उन्होंने तारीखें ली थी। ये 8 साल तकरीबन चलता रहा है ये जो केस था इलेक्शन कमीशन में प्रोहिबिटेड फंडिंग का, और उसको रुकवाने की कितनी ज़्यादा कोशिश की जाती रही है। उन पे जब भी सवाल उठता है तो वो सवाल को ही रुकवाने की कोशिश करते हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेशन की तरफ बात जाए। आज ठीक कोट किया सोलंकी साहब ने कि हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि जनाब क्या इन्वेस्टिगेशन का मतलब सज़ा होता है, जिसको आप इन्वेस्टिगेशन को ही रुकवाना चाहते हैं। लेकिन ये भी हुआ कि सिंध हाई कोर्ट ने और पेशावर हाई कोर्ट ने वहाँ पे 2 साहबान को के खिलाफ FIO को बात करने से और इन्वेस्टिगेट करने से रोक दिया गया। ये जो हमारे कोर्ट्स हैं उनका काम ये नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों को काम करने से ही रोक दें। तो आपको याद होगा ये भी कि जब पिछला जो सरतापा इंसाफ का जो हमारा चेयरमैन नैब था, उसने क्या कहा था इमरान खान की हुकूमत के दौरान कि अगर मैं कुछ केस खोल दूं तो इनकी हुकूमत जो है वो तितर बितर इमरान खान साहब की हो जाए। उसने फिर ये भी कहा था कि एक तो वजीर ऐसा है कि जो अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता। नाज़रीन, आपने देखा कि तमाम एक्सपर्ट्स ने किस तरह से तीनों सवालात के जवाब दिए हैं। हमारा प्रोग्राम बाखबर आज अख्ताम को कल फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।